तो फाइनली मार्वल की तरफ से हमें एक ऐसा ट्रेलर देखने को मिल गया है जहां मल्टीवर्सल क्रॉसओवर हो रहा है। इस ट्रेलर में हम द थिंग को वकांडा में देख सकते हैं। मिस्टर फैंटास्टिक बता रहे हैं कि किसी ने उनका बच्चा उठा लिया है और वो कौन है इसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता है। अब फैंटास्टिक फोर 616 में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ मुद्दा फ्रैंकलिन नहीं है बल्कि इनकर्जन शुरू होने वाला है और बिल्कुल कॉमिक्स की तरह पहला इनकर्जन यहाँ वकांडा में दिखाई देगा। लेकिन अभी ये सब कैसे शुरू हुआ है और ये कैसे 616 से कनेक्ट हुए हैं, ये सारी बात करने से पहले इस ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो पहले सब्सक्राइब करो। मैं हूँ C53 से वॉचर और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत है। तो इस टीजर की शुरुआत होती है रेगिस्तान से। रेगिस्तान दिखते ही इंटरनेट के ज्ञानियों ने ये अंदाजा लगा लिया कि ये वॉइड हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि ये वॉइड होगा, क्योंकि इतनी जल्दी 616 के ये जितने भी कैरेक्टर हैं उनको वॉइड में फेंकना ये नामुमकिन है, क्योंकि TVA प्रूनिंग वाला काम करता था लेकिन वो उसने बंद कर दिया है। पर डॉक्टर डूम है जो ये कर सकता है, लेकिन ये अभी नहीं होगा क्योंकि बेन ग्रिम आगे टीजर में अपना इंट्रोडक्शन देता है अम्बाकू को। तो पहले ये हो जाए, उसके बाद ये वॉइड वाली कहानी बनेगी। और हाँ, वॉइड को लेकर ये भी है कि सीक्रेट वॉर्स में वॉइड का एक बहुत बड़ा रोल होगा। मे बी यहाँ पर ये भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम कुछ कैरेक्टर्स को वॉइड में भी फेंक दे, क्योंकि जो वॉइड का वर्ड फंक्शन है वो बिल्कुल बैटल वर्ड जैसा ही है। हमने अपनी पिछली वीडियो में कई बार बात की है कि ये वॉइड डॉक्टर डूम का ही है जिसे टेक ओवर कर लिया गया था। और अगर आपको याद हो कि हमने जो पहले अवेंजर्स डूम्सडे के लीक कवर किए हैं, तब हमारे सामने अम्बाकू और यही रेगिस्तान का लीक सामने आया था। अब बात रह गई ये कौन सी जगह है, तो ये सहारा रेगिस्तान है। यहाँ वकांडा और टेलीकॉन का एक सीक्रेट हेडक्वार्टर है जो इन दोनों कबीलों के साथ कई और कबीलों को एक साथ रखता है। फिर इसके अगले सीन में हम शूरी को देखते हैं जो चलते हुए जा रही है। आखिरी बार जो हमने शूरी को वकांडा फॉरएवर में देखा था, वहाँ शूरी ने राजा बनने से इनकार कर दिया और इस तरह से अम्बाकू वकांडा का एक नया राजा बना और शूरी ने ब्लैक पैंथर बनने का निर्णय लिया। यहीं पर हमें टचाला का बेटा भी दिखाया जो सीक्रेट वॉर्स के बाद एक नया ब्लैक पैंथर बनेगा। फिलहाल यहाँ इस टीजर में जो शूरी का ब्लैक पैंथर सूट है, इसमें पिछले से ज्यादा सोना नजर आ रहा है। ये किलमॉन्गर के सूट में था और टचाला ने इस सूट को पहनने से मना कर दिया था क्योंकि ये गोल्डन कलर छुपने में मदद नहीं करता। वहीं शूरी की प्रेजेंस इस ट्रेलर में ये कहती है कि उसने वो सब खो दिया है जो उसके लिए मायने रखते थे, क्योंकि शूरी ने वास्तव में अपने माँ बाप और भाई को गवाया है। अब शूरी के पास फैमिली के नाम पर ब्लैक पैंथर की बीबी और उसका बच्चा है। फिर इसके बाद हमें टेलीकॉन वॉरियर्स दिखाए जाते हैं और पीछे कुछ महल जैसा है। ये जो वॉरियर्स हैं वो अपने राजा नेमोर के साथ समुद्र के अंदर रहते हैं और आपने इनकी ओरिजिन स्टोरी देखी होगी कि सैकड़ों साल पहले एक हार्ट शेप हर्ब ने इनकी प्रजाति को बदल के रख दिया। इसीलिए ये लोग समुद्र के अंदर रहते हैं और वहाँ पर इन्होंने अपना साम्राज्य कायम कर लिया। ये प्रजाति ऊपरी सतह पर सांस नहीं ले सकती, इसलिए इनके चेहरे पर हम एक वाटर मास्क देख सकते हैं। और इस ट्रेलर में नमोरा हमें ऐसे ही दिखाई देती है जो पिछली बार अटूमा के साथ हमें दिखाई दी थी। साथ ही यहाँ पर एक तरह का महल भी नोटिस हुआ है जो कई सारे सवाल खड़े कर देता है। नंबर 1, ये महल तो नेमोर के पैलेस जैसा ही है, लेकिन ये बीच रेगिस्तान में क्या कर रहा है। नंबर 2, क्या अब टेलीकॉन ऊपरी सतह के लिए भी तैयार हो गए हैं। अब इन दोनों का जवाब हमें इनकी हिस्ट्री से मिल जाएगा, क्योंकि पिछली बार जो हमने इन्हें देखा वहाँ इनके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जो हवा में उड़ सके। इसीलिए अब वकांडा ने इनकी मदद की है और इनके जितने भी डिफेंस सिस्टम थे वो अब अपग्रेड हो चुके हैं। तो इस बार तैयार रहना, नमोर के पास भी वकांडा जैसी एयर पावर भी देखने को मिलेगी। अब हम ट्रेलर ब्रेकडाउन के साथ अगर हम इसके पिछले लीक्स को कवर करते चले तो ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। हमारे सामने नुमार, फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम को लेकर एक लीक आया था जहाँ ये बताया गया कि डॉक्टर डूम इनको यूज करेगा कुछ ब्लैकमेल जैसा करने के लिए और यह नेमोर और सू स्टोर्म के बीच में किसिंग सीन भी होगा। लेकिन MCU में जो चल रहा है उस हिसाब से ये होना तो पॉसिबल नहीं है, तो ये डॉक्टर डूम करेगा कैसे। यहाँ मेरे पास एक थ्योरी है, लेकिन उसे समझने से पहले ये चीज देख लो कि ये कॉमिक्स में कैसे हुई थी। तो फैंटास्टिक फोर 1, 2, 3, 4 कॉमिक सीरीज में जब डॉक्टर डूम ने अपनी कैसल में एक टाइमलाइंस को बनाया था, यहाँ सू स्टोर्म को नेमोर की बीबी बना दिया और यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मिस्टर फैंटास्टिक पागल हो गए। अब अगर यही चीज मैं MCU में घुसेड़ दूं तो डॉक्टर डूम ने सू स्टोर्म और फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को उठा लिया है। फ्रैंकलिन को वो अपने लिए यूज करेगा, लेकिन सू स्टोर्म को वो यहाँ नेमोर के पास छोड़ देगा। और ऐसे मिस्टर फैंटास्टिक को अपने यूनिवर्स में पता चला कि जो सू स्टोर्म है वो 616 पर है। थंडरबोल्ट्स में जो हमने लास्ट में शिप देखा वो इसीलिए 616 पर आया। यहाँ द थिंग की न्यू अवेंजर्स और अवेंजर्स टीम से बात हुई और ऐसे शूरी द थिंग को नेमोर के पास ले गई। और मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि नेमोर और फैंटास्टिक फोर का लेना देना काफी पुराना है। मार्वल कॉमिक्स जब टाइमली कॉमिक्स हुआ करती थी तब से इनकी कहानियां साथ चली आ रही हैं। एक कॉमिक्स में नेमोर सू स्टोर्म के लिए इतना पागल था कि उसने फैंटास्टिक फोर को बैंकक्रप्ट कर दिया।
अब फैंटास्टिक फोर के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो मूवी में काम करने लगे। और यहाँ भी नेमोर पीछे नहीं हटता, वो यहाँ पर इन सभी को मारने की भरपूर कोशिश करता है। फिर यहाँ इस शॉट में नेमोर के हाथ में वाइब्रेनियम भाला है और यहाँ इसकी दाढ़ी भी नोटिस होती है। खैर, नेमोर सीक्रेट वॉर्स कॉमिक सीरीज में इल्यूमिनाती का हिस्सा होता है, जिन्हें सबसे पहले इन कजन के बारे में पता चलता है। कॉमिक्स में नेमोर का रोल अहम था, क्योंकि उसने अपनी अर्थ को बचाने के लिए सामने वाली अर्थ के अरबों लोगों को मार दिया। वास्तव में ये एक तरह का क्रूशल राजा है जो अपने राज को बचाने के लिए सामने कुछ भी नहीं देखता। और यही कैरेक्टर आर्क नेमोर के साथ इस एमसीयू में भी रहने वाला है। अब वो सामने नहीं देखेगा कि कौन सी अर्थ है या कौन सा यूनिवर्स, बस वो अपने लोगों को बचाने के लिए जो भी उनके सामने आएंगे वो उन सबको नष्ट कर देगा। वहीं इसकी पूरी उल्टी पर्सनैलिटी मिस्टर फैंटास्टिक में है। याद है जब फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप में मिस्टर फैंटास्टिक अपने बच्चे की बलि देने जा रहे थे। ऐसे अगर सू स्टॉर्म, नेमोर और मिस्टर फैंटास्टिक के बीच में ये जो देखा जाए, कमाल की चीज होने वाली है, क्या ही बताएं। फिलहाल इसके बाद अम्बाकू, शूरी और कुछ वकांडियंस चलते हुए आते हैं और शूरी कहती है कि राजा का कर्तव्य ये है कि वो हमारी प्रजा को आफ्टर लाइफ के लिए तैयार करे। और हम बात कर चुके हैं कि वकांडा का राजा इस समय अम्बाकू है, ना कि शूरी, क्योंकि शूरी ने अपना अलग ही रास्ता चुन लिया था। वहीं यहाँ पर आफ्टर लाइफ डेथ की बात हो रही है, तो हमने जितने भी अवेंजर्स डूम्सडे के ट्रेलर देखे हैं वहाँ ये सब सुनने को मिला ही है। इससे पहले भी ह्यूमन्स पुनर्जन्म की बातें करता था, लेकिन लगातार 4 ट्रेलर में डेथ की बात ये कोई इत्तेफाक नहीं है। पहला ट्रेलर जो हमने कैप्टन अमेरिका का देखा, वहाँ हमें न्यू लाइफ को दिखाया गया। दूसरा ट्रेलर थॉर का, वहाँ थॉर अपनी लाइफ के लिए प्रे कर रहा है, क्योंकि लव भी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। बस रीजन यही है कि वो इटर्निटी का अंश है। इटर्निटी लिविंग यूनिवर्स है और जो उसको महसूस हो रहा है वो लव भी महसूस कर सकती है। एक्समैन के ट्रेलर में भी मैग्नीटो ये कहता है कि जब मौत आएगी और तुम्हारी आंखें बंद होगी तब तुम क्या होगे। और ये जो ट्रेलर है वहाँ तो आफ्टर लाइफ की बात की गई है। यहाँ बस मेरा कहना इतना है कि केविन फाइगी ने मास्टर प्लान बनाया है अवेंजर डूम्सडे के लिए। बोले तो कोई भी नहीं बचने वाला, और हो सकता है यहाँ कुछ सुपर हीरोज की अपनी आखिरी फाइट हो, और ये भी हो सकता है कि आफ्टर लाइफ डेथ इसका रेफरेंस सीक्रेट वॉर्स के लिए हो, क्योंकि यहाँ ये जो इवेंट होगा यहाँ कोई भी नहीं जानता होगा कि उनकी पिछली जिंदगी क्या थी। वास्तव में ये हर एक के लिए एक नई लाइफ होगी। यहाँ कोई हीरो नहीं होगा, ना कोई विलन होगा, ना ही वो यादें जिनसे ये अपनी पहचान रखते हैं। खैर, पहली बार एमसीयू में आफ्टर लाइफ के बारे में हमें बताया था टचाला ने। फिर इसके बाद हमने सोल स्टोन में भी आफ्टर लाइफ की झलक देखी, मून नाइट सीरीज में भी हमें यह दिखाया गया, और थॉर एंड लव एंड थंडर में हमने वेलहेला देखा, जो एसगार्डियन की आफ्टर लाइफ की कहानी को बताता है। और सुपर हीरोज की इस दुनिया में ये कहावत भी कही जाती है कि यहाँ कोई भी कैरेक्टर मरता नहीं, सिवाय अंकल बैन को छोड़कर। वहीं केविन फाइगी ने ये भी कहा था कि ये मल्टीवर्सल सागा की फाइनल्स मूवी है, तो यहाँ कोई भी कैरेक्टर कैसे भी सामने आ सकता है। खैर, यहाँ शूरी अपने राजा को उनके कर्तव्य याद दिला रही है कि वो अपने प्रजा के लिए क्या मायने रखते हैं। वहीं मैंने इंटरनेट पर यह भी थ्योरी पढ़ी है कि शूरी अब अपनी पावर के साथ मैजिकल पावर को भी यूज करेगी, और ये पावर उनके पूर्वजों से मिलेगी, अलग ही डायमेंशन से। ये थ्योरी आपकी तरह मुझे भी हजम करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन कॉमिक्स के पन्नों में देखा तो शूरी जब ब्लैक पैंथर बनना छोड़ती है तब वो धीरे धीरे इस मिस्टिकल चीजों की तरफ बढ़ जाती है। और जब आगे इस अर्थ और अपने आखिरी समय पर इसे बचाने के लिए शूरी अगर अपने पूर्वजों से मांग भी करती है, तो वो इसे बचाने के लिए शूरी की मदद तो करेंगे ही। फिलहाल इसके बाद हमें अवेंजर्स डूम्सडे का पहला ऑफिशियल मल्टीवर्सल क्रॉसओवर सीन दिखाई देता है। एक तरफ अम्बाकू है, दूसरी तरफ द थिंग है। ये दोनों एक दूसरे को परिचय दे रहे हैं। या अम्बाकू जो अपने आप को संबोधित करता है वो वास्तव में एक राजा है, लेकिन बैन यहाँ पे अपने आप को यान्सी स्ट्रीट का बताता है। ये फनी तो है उन लोगों के लिए जो यहाँ इनकी बातचीत को गहराई से समझते होंगे। यान्सी स्ट्रीट द थिंग का एक गली मोहल्ला ही है, और कॉमिक्स में बहुत सारी कहानी द थिंग और इस स्ट्रीट से जुड़ी हुई है। दूसरा ये कॉल बैक भी है इन्फिनिटी वॉर का, जब ब्रूस बैनर पहली बार वकांडा आया था। कुल मिलाकर साफ है कि फैंटास्टिक फोर 616 पर आ चुके हैं, और हो सकता है कि फैंटास्टिक फोर की पहली मुलाकात वकांडियन से ही हो। पहली बार जब ब्लैक पैंथर को कॉमिक्स में दिखाया गया वो फैंटास्टिक फोर की इशू 52 थी। ये वो दूसरी कॉमिक्स थी जहाँ ब्लैक पैंथर पहली बार मार्वल यूनिवर्स में आया। इससे पहले जो फैंटास्टिक फोर की पहली कॉमिक्स थी वहाँ गैलेक्टस को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे एमसीयू में अभी हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो चीजें फैंटास्टिक फोर की ओर से कॉमिक एक्यूरेट तो लग रही हैं। अब आखिरी में बात करते हैं कि फैंटास्टिक फोर इस वकांडा में क्या कर रहे हैं। तो एक थ्योरी तो मैंने शुरुआत में ही दे दी थी कि डॉक्टर डूम, नेमोर, फैंटास्टिक फोर इनका कुछ लेना देना है, और वो मैं बात कर चुका हूँ। लेकिन एमसीयू में अभी तक हमने जो 616 पर फैंटास्टिक फोर की शिप को देखा, वो देखा था हमने थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में। यहाँ ये शिप लैंड नहीं हुआ है, बस अर्थ के एटमॉस्फेयर में था,
येलेना यहाँ पर ये बताती भी है कि स्पेस में कोई स्पेस क्राइसिस हुआ है जिसके बारे में उन्हें कोई बताना नहीं चाहता। अब इससे इस टीम के बारे में दो चीजें साफ होती हैं। नंबर 1, इन्हें कोई सीरियस नहीं लेता। नंबर 2, इन्हें टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं आता। अब यहाँ ये हो रहा है कि जैसे ही फैंटास्टिक फोर का शिप इस 616 के ऑर्बिट में आया, तब फैंटास्टिक फोर ने स्कैन किया कि यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ है। उन्हें पता चला वकांडा के बारे में और उनका शिप वहीं लैंड हुआ। पीछे से न्यू एवेंजर्स और एवेंजर्स की भी टीम आ गई होगी, क्योंकि पिछली बार जब ऐसा वकांडा में हुआ था तब वहां थैनोस आया था। इसीलिए पिछले खतरे को देखते हुए इस बार सुपर हीरोज कोई गलती नहीं करना चाहते, इसलिए वो तुरंत पहुंचेंगे वकांडा। दूसरी तरफ जो डॉक्टर डूम को बच्चा चोर बताया जा रहा है, तो उसके लिए भी कुछ शब्द है मेरे पास। यहाँ डॉक्टर डूम साफ जानता है कि मल्टीवर्स मरने वाला है और उसे ये भी पता है कि यहाँ किन सुपर हीरोज के और किन किन यूनिवर्स में सुपर हीरोज के बच्चे हैं। वो बस शांति से आ रहा है और बच्चों को उठा के ले जा रहा है। यहाँ वो इन बच्चों को किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इन बच्चों को इस इनकर्जन और इस मल्टीवर्स के लफड़े से बचा रहा है। बस वो चाहता है कि ये मल्टीवर्स मरे और फिर से एक नया शुरू हो, और तब इन बच्चों को वो जगह दे दी जाए जहां ये डिजर्व करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि इन बच्चों की वजह से सेक्रेट टाइमलाइंस में और भी कई ब्रांच टाइमलाइन बनेंगी, और ये जो ब्रांच टाइमलाइन होगी ये 1-2 नहीं बल्कि हजारों की संख्या में बन रही है। रीजन आप देख लो कि फ्रैंकलिन लव ये कोई आम बच्चे नहीं है, बल्कि ये मल्टीवर्स को रीराइट करने की पावर भी रखते हैं। यहाँ डूम इतनी शांति से काम कर रहा है कि वो हीरोज को अपनी भनक नहीं लगने दे रहा। वहीं आप ये भी देखो कि लव और फ्रैंकलिन जैसे कैरेक्टर अगर कई सारे ब्रांच टाइमलाइन में बनते हैं, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा इन कैरेक्टर से बने वेरिएंट को रोकना। इसीलिए एक निश्चित समय पर इन बच्चों को उठा लिया गया, जैसे सिल्वी को TVA ने उठाया था। और हाँ, यहाँ डॉक्टर डूम किसी भी बच्चे की पावर को छीनने वाला नहीं है, ना ही उसे यूज करने वाला है। डॉक्टर डूम ऑलरेडी बहुत पावरफुल है। खैर, इस पर भी हमारे पास कई सारी थ्योरीज हैं, हम एक एक कर सब पर बात करेंगे। लेकिन एक हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो। 7-8 साल हो गए हैं लेकिन अभी तक 50,000 सब्सक्राइबर नहीं हुए हैं। मैं नहीं जानता मुझसे कहाँ गलती हो रही है या क्या हो रहा है, लेकिन इतने सालों तक मेहनत करने के बाद मुझे एक सब्सक्राइब तो मिल ही सकता है। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, मुझे इस महीने में सिर्फ 150 सब्सक्राइबर मिले हैं और 3 लाख व्यूज। पता नहीं क्या है, सब्सक्राइब वाला समय चला गया, लेकिन जो भी हो ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।